नमस्कार। सलाम वालेकुम। समाजवाद। सोशलिज्म। थोड़ी सी पहले वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं सोशलिज्म की। आधुनिक युग जैसे ही आया और मानव केंद्र में आ गया, मानव को विवेकशील कहा जाने लगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जब बल दिया जाने लगा, तब एक विचारधारा पैदा हुई, उदारवाद। धीरे धीरे इस उदारवाद का जो झुकाव था वो पूंजीवाद की ओर होता गया, तो हम कहते हैं फिर उदार पूंजीवाद आया। तो जब राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने प्रवेश लिया, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में उदारवाद ने प्रवेश लिया, उससे तो हुआ समाज का भला। गड़बड़ तब हुई जब आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद घुस गया। इस आर्थिक क्षेत्र में घुसे हुए उदारवाद ने व्यक्तिवाद को, संपत्ति के अधिकार को, एस्केप को और अदृश्य हाथ को बढ़ावा दिया, इनविजिबल हैंड को। परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक खाई बहुत चौड़ी हो गई, गरीब और अमीर की खाई चौड़ी हो गई। कुछ लोगों के पास है वो संपत्ति के ढेर लगे, बाकी लोग भूख मरने लगे। तब ऐसे में जब समाज में ऐसे विभत्स दृश्य पैदा होने लगे, गरीबी के, लाचारी के, भूखमरी के और बेरोजगारी के, तब कुछ विचारकों ने सोचना शुरू किया कि इस समाज का सुधार हो कैसे। समाज में जो इतनी सारी असमानता आ गई है, जो शोषण का मूल कारण बन गई है, उसमें कैसे सुधार हो। तब एक विचारधारा सामने जिसका नाम था समाजवाद। तो ये जो समाजवाद है ये खड़ी हुई किसके खिलाफ? उदारवाद के खिलाफ। हालांकि रूढ़िवाद का भी विरोध करती है, लेकिन मूलतः ये किसके खिलाफ खड़ी हुई है? उदारवाद के खिलाफ खड़ी हुई। और उदारवाद में भी ज्यादातर कौन से सेक्टर का विरोध करती है? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की जो गतिविधियां हैं उनका ये विरोध करती है समाजवाद। उदारवाद कहता है कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? व्यक्ति है। तो समाजवाद ये कहता है कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है समाज। उदारवाद कहता है हमारे लिए है व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, और ये कहते हैं हमारे लिए व्यक्ति की समानता महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि समाज होता है वो अणुवादी होता है। ये कहता है समाज अणुवादी नहीं होता, बल्कि समाज समष्टिवादी होता है, या समाज है उसमें कौन सा होता है? वो समूहवादी होता है। ये कहते हैं कि हम जो बल देंगे वो काय पे देंगे? एस्केप पे। और ये कहते हैं हम क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे। यहां पूंजी पर निजी स्वामित्व पे बल दिया जाता है, और ये कहते हैं कि हम पूंजी के ऊपर जो स्वामित्व रखेंगे वो किसका रखेंगे? सार्वजनिक, या किसका स्वामित्व होगा? पूरे समाज का स्वामित्व होगा। और देखें, ठीक है, ये कहते हैं कि हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता वगैरह है, इसकी सिर्फ किस पे बल देंगे? प्रक्रियात्मक रूप पे बल देंगे, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के प्रक्रियात्मक स्वरूप को। और ये कहते हैं कि हम इसके तात्विक स्वरूप को बल देंगे। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के तात्विक स्वरूप। ये कहते हैं कि हमारा जो राज्य होगा वो मिनिमल स्टेट होगा, या कैसा राज्य होगा? रात्रि प्रहरी राज्य होगा। और ये कहते हैं कि हमारा जो राज्य होगा वो कैसा होगा? कल्याणकारी होगा। इनका राज्य है वो मिनिमल स्टेट है, और इनका जो राज्य है वो विस्तृत है। और मजेदार करते हैं, ये कहते हैं कि राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है।
ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है बल्कि एक आवश्यक अच्छाई है। अब ये कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम इकाई है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए पैदा हुआ था, और ये कहते हैं कि नहीं, ये है तो कृत्रिम इकाई लेकिन ये लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था। ये कहते हैं व्यक्तिगत आवश्यकताएं और ये कहते हैं समूहगत आवश्यकताएं। ये कहते हैं कि जो भी हम वितरण करेंगे वो सारा वितरण किस पे आधारित होगा? योग्यता के ऊपर। योग्यता आधारित वितरण करेंगे हम। तो समाजवाद ने कहा कि हम जो वितरण करेंगे ना वो योग्यता की बजाय किस पे आधारित करेंगे? हम आवश्यकता पे आधारित करेंगे। तो ये समाजवाद है, ये मूलतः किसके विरोध में पैदा हुआ? उदारवाद के विरोध। उदारवाद कहता है कि योग्यता के अकॉर्डिंग समाज हायरार्कियल होगा। ये कहते हैं ऐसा नहीं होता। समाज की जो हायरार्की का जो मूल कारण होता है वो योग्यता नहीं होती बल्कि पूंजी और श्रम का आपसी विभाजन होता है। तो ये है जो इनका जो पूरा बल है, वो पूरा बल है कौन सा विभेद मेटना? पूंजी और श्रम के भेद को समाप्त कर देना। कि इसी वजह से सारी दिक्कत पैदा होती है। एक व्यक्ति के पास पूंजी इकट्ठी हो जाती है और एक के पास श्रम इकट्ठा हो जाता है। परिणाम स्वरूप पूंजी किसका शोषण करने लगती है? श्रम का। ये पूंजी और श्रम है, इसके शोषण को, पूंजी के द्वारा श्रम के शोषण को रोकना चाहते हैं और ये पूंजी का अबाध अधिकार देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि घोड़ा, घास, ये सारे उसी के हो गए, चाहे काटने वाला कोई हो जो उसका मालिक है। तो जो घास खिलाएगा घोड़ा उसका नहीं होगा बल्कि घोड़ा उसका होगा जो उसका मालिक है। तो घास भी उसका, घास काटने वाला भी उसका और घोड़ा भी उसी का। घास काटने वाला सब उसी के होते हैं क्योंकि उसी के पास पूंजी है। तो ये है सोशलिज्म, ये है समाजवाद। अब संकट ये है कि समाजवाद है क्या? तो एक रैपापोर्ट करके एक विचारक है, उसकी पुस्तक है डिक्शनरी ऑफ सोशलिज्म। रैपापोर्ट डिक्शनरी ऑफ सोशलिज्म। ये इसने कितनी परिभाषाएं दी है सोशलिज्म की? 40 परिभाषाएं दी अलग अलग। तो अब ये 40 परिभाषाएं दे रहे हैं तो हम एक तो CEM जोड़ की चर्चा कर लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या? ये सब लिखा हुआ है, आप समझो इसको। रैपापोर्ट CEM जोड़ कहता है कि ये समाजवाद क्या है? एक टोपी है। ये जिसके भी सिर पे रख देगो वो क्या हो जाएगी? वैसी हो जाएगी। CEM जोड़ ये कहता है। और दूसरा विचारक है रैमजे म्योर, जो कि ब्रिटिश है। रैमजे म्योर जो नौकरशाही में आलोचना करता है वो वाला। रैमजे म्योर करता है कि ये जो समाजवाद है ये टोपी नहीं है बल्कि ये क्या है? ये गिरगिट है जो परिस्थिति और समय अनुसार अपना क्या कर लेता है? रंग बदल देता है। तो CEM जोड़ इसको टोपी बताता है जो सर के अकॉर्डिंग बदल जाती है, और रैमजे म्योर इसको क्या बताता है? एक गिरगिट बताता है। अब हम ऐसी चर्चाएं करेंगे कि वाकई में ये क्या है? एक गिरगिट है जिसके बहुरंगी है। हर एक देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति अनुसार ये बदलता जाता है। हम ऐसी कुछ चर्चाएं करेंगे। हालांकि समाजवाद को लेके सब लोगों के विचार अलग अलग है। अब आपको बड़ा बड़ा तो कथ्य समझ में आ गया। ये इस प्रकार का होता है, व्यक्ति की बजाय समाज पे बल देने वाला, स्वतंत्रता की बजाय समानता को महत्वपूर्ण मानने वाला, अणुवादी समाज की बजाय समूहवादी, समुदायवादी, समष्टिवाद को मानने वाला, हस्तक्षेप की बजाय राज्य हस्तक्षेप को, राज्य की भूमिका वृद्धि को मानने वाला, विभिन्न जो है अवधारणाएं उनकी प्रक्रिया की बजाय तात्विक और वास्तविक स्वरूपों में बदल देने वाला, कल्याणकारी राज्य का समर्थक, आवश्यक अच्छाई मानने वाला राज्य को, और वितरण का आधार क्या मानता है? आवश्यकता। तो एक तो ये लाइनें पैदा होती है।
कि ये किस प्रकार का होता है, समाजवाद विचारधारा किस प्रकार की है। ये श्रमिक, अब कर लेते हैं, चलो समाजवाद को लेके बहस क्या छिड़ती है। हाँ जी पूछो। है? हाँ, इसके लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, इसके लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक को कर्तव्य करेगा तो भी समाज चलेगा। तो ये अधिकारों पे बल देता है और ये अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य, अधिकारों के स्वरूप अलग है। अब ऐसी भी चर्चा करो तो ये, चलो ये कह लेते हैं, ये अधिकारों पे बल देता है और ये कर्तव्यों पे बल देता है। ये अधिकारों में कौन से अधिकारों पर बल देता है आप बताओ? वेरी गुड, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर बल देता है, और ये वाला सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल देता है। अब समाजवाद के बारे में लोगों के विचार क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समाजवाद एक अर्थव्यवस्था का मॉडल है, यानी समाजवाद एक आर्थिक मॉडल है, अर्थव्यवस्था को चलाने का मॉडल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये श्रमिक संघों की आवश्यकता पे बल देने वाला एक सोच है। और कुछ कहते हैं ये क्या है, एक विचारधारा है। देखिए तीनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ कहते हैं अर्थव्यवस्था का एक मॉडल है कि इसके अकॉर्डिंग सारे बाजार को इसके हिसाब से चलाया जा सकता है। तो अब बाजार चलाने के दो तरीके हैं, एक तो निजी क्षेत्र है उसको सौंप दो, दूसरा किसको सौंप दो, आर्थिक क्षेत्र को। अर्थव्यवस्था का ये वो मॉडल है जो कहता है पूंजी पे जो स्वामित्व होगा वो सार्वजनिक या सामाजिक होगा, सामाजिक स्वामित्व होगा। जो उद्योग चलाए जाएंगे वो लाभ की बजाय काय के लिए चलाए जाएंगे, सेवा। लाभ उनका उद्देश्य नहीं होगा बल्कि सेवा उनका मुख्य उद्देश्य होगा। लाभों का समान बंटवारा होगा, लाभ का समान बंटवारा ये होगा। और ऐसी व्यवस्था शोषण विहीन होगी। इस व्यवस्था में जो सत्ता है वो बताओ कहां से कहां जाएगी, डाउन टू कहां जाएगी, अप जाएगी। अर्थव्यवस्था का ये वो मॉडल है, सार्वजनिक स्वामित्व, सेवा का भाव, लाभ का समान बंटवारा, शोषण विहीन आर्थिक व्यवस्था, और सत्ता डाउन से कहां जा रही है, अप की ओर। ये जन भागीदारी को बढ़ावा देता है अर्थव्यवस्था में, वो है अर्थव्यवस्था का मॉडल। ऐसे पैदाइश करना चाहता है। अच्छा, इस अर्थव्यवस्था के मॉडल में हम कहते हैं कि इसमें नियोजन पाया जाता है, इसमें राज्य हस्तक्षेप पाया जाता है। यह भी इसी से जुड़ा हुआ अर्थव्यवस्था का ये वो मॉडल है, नियोजन और राज्य हस्तक्षेप। नियोजन का तात्पर्य इसमें प्लान्ड इकोनॉमी होती है। सरकार पहले से प्लान करती है कि किस क्षेत्र में करना क्या है, जो कि वो प्लान करेगी तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कौन करेगा, राज्य करेगा। अब ये भी मॉडल कोई एक प्रकार का नहीं है बल्कि दो प्रकार का मॉडल है। एक मॉडल जिसका समर्थन करते हैं लोकतांत्रिक समाजवादी, और दूसरा है जिसका समर्थन करते हैं वो करते हैं आपके ये कट्टर साम्यवादी होते हैं। अब अर्थव्यवस्था के ये मॉडल भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है, इसको अपन रशियन मॉडल बोल देते हैं, रशियन मॉडल या रूस वाला मॉडल कह लो, रशियन मॉडल। और दूसरा मॉडल अपने और लोकतांत्रिक समाजवादी वाला मांग लेते हैं, या सुधारवादी मॉडल कह दो इसको, या ब्रिटिश मॉडल कह दो, कोई सा ही कह दो एक बार आप, सुधारवादी मॉडल। इस मॉडल में क्या किया जाता है, इस मॉडल को हम कई बार आलोचनात्मक रूप से क्या बोल देते हैं, राज्य पूंजीवाद बोल देते हैं। अभी चर्चा कर लेते हैं। और इस मॉडल में सुधारवादी मॉडल जो ब्रिटेन में या भारत जैसे में देशों में चलता है, इसको हम कौन सा मॉडल बोलते हैं, मिश्रित मॉडल बोल देते हैं। अब पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। रशियन मॉडल है वो काय पे आधारित है, राज्य पूंजीवाद के ऊपर।
राज्य पूंजीवाद का तात्पर्य ये है कि सारे ही काम, सारी ही पूंजी किसके नाम हो जाती है? स्टेट के नाम, सार्वजनिक हो जाती है सारी पूंजी, राज्य उस पर अधिकार कर लेता है। होती तो समाज की है, तो समाज में और राज्य में भी तो फर्क होता है। अब पहले तो समाज और राज्य का फर्क समझते हैं। समाज में बहुविध वर्ग पाए जाते हैं, उसमें एक राजनीतिक वर्ग है, वो कौन सा होता है? राज्य। अब हम तो ये सोचते हैं कि पूंजी है ना सभी लोगों की होगी, सभी लोगों की नहीं होती। पूंजी किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। तो इसका जो संचालन करते हैं वो कौन? अपने समाज के सारे लोग मिलके नहीं करते, बल्कि कौन करते हैं? सरकारी कर्मचारी करते हैं। अब ये सरकारी कर्मचारी इस पूंजी का किसके लिए उपयोग करते हैं? स्वयं के लिए ज्यादा उपयोग करते हैं। अब चलो छोटी सी चर्चा करते हैं। गांव में एक सरकारी स्कूल की कल्पना करते हैं। अब ये सरकारी स्कूल हम तो कह देते हैं कि ये कैसा है, आज से कोई 20-30 साल पहले की चर्चा करो, ये कैसा है? ये है सार्वजनिक पूंजी, हम सबकी पूंजी है। अब एक गुरुजी क्या करते हैं, एक कमरे में अपनी गाय भैंसे बांध लेते हैं, ठीक है, एक कमरे में खुद रहने लगते हैं, दूसरा, ठीक है, और बच्चों को कहां बिठाते हैं? खुले वातावरण में, कि आपको बाहर शिक्षा दी जाएगी। अब वो क्या करने लगते हैं? अपनी शक्तियों का क्या करने लगते हैं? दुरुपयोग करने लगते हैं। तो अब हम ऐसे पूंजीवाद को क्या बोलेंगे? राज्य पूंजीवाद इसको बोलते हैं। कि राज्य है ना सारी पूंजी पे खुद कब्जा कर लेता है, फिर राज्य की जो नौकरशाही और राजनीतिक दल होते हैं, ये विशिष्ट लोग उस पूंजी का क्या करने लगते हैं? भोग करने लगते हैं। देखते हैं अभी, आपने कभी इसके होटल देखे होंगे, आरटीडीसी के, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट के कुछ होटल वगैरह देखे होंगे। ये आम आदमी की कोई सेवा नहीं करते, ये अफसरों की सेवा के लिए खुले हुए है तो आम जनता के होटल, लेकिन सेवा किसकी होती है? राज्य कार्मिकों की और राज्य के नेताओं की। छोड़ो इसको, आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस होते हैं, आपने नाम सुना होगा गेस्ट हाउस के, क्योंकि अपने उसको रेस्ट हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। ये रेस्ट हाउस किसके होते हैं बताओ? आपको घुसने नहीं देते वहां, कोशिश कर लेना, वहां जाते बोलेगा आप नेता हो क्या? नहीं है। आप फलाने से बड़े अफसर हो क्या? यहाँ नहीं है, तो आप घुस नहीं सकते। आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसका प्रयोग जनता के पैसे से बने हुए रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस, और रुकते कौन है? सिर्फ बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेता। तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं राज्य पूंजीवाद। हर क्षेत्र में, हर फैक्ट्री, हर एक सरकारी संस्थान पूरी के पूरा किसके नाम होता है? सरकार के नाम होता है। लेकिन नाम आम जनता का होता है, सरकार आम जनता की होती है, लेकिन उपभोग कुछ ही लोग अपने लिए करते हैं। अब बताओ, निजी जो उदार पूंजीवाद है, राज्य पूंजीवाद में क्या फर्क होता है? उदार पूंजीवाद में वो प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के नाम होती है। वो क्या करता है? अपना गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस खोलता है, वो रखता है, उसके दोस्त रुकते हैं, वो खुद भोग करता है उसका। वो तो था उदार पूंजीवाद है ये पूरे समाज का, लेकिन भोग वो सरकारी कर्मचारी और नेता कर रहे हैं, राजनीतिक दल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राज्य पूंजीवाद। ये है स्टेट कैपिटलिज्म बढ़ता है, इसमें सेंट्रलाइज हो जाती है बहुत सारी चीजें, और सरकार के हस्तक्षेप के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हर एक काम सरकार करने लगती है, हर एक जगह दखलंदाजी करती है, राज्य ही हर चीज पे कब्जा कर लेता है। दूसरा होता है, भारत जैसे देशों में मिश्रित मॉडल चलता है, इसको सुधारवादी मॉडल चलते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी चलता रहता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी चलता रहता है। धीरे धीरे जनता की गतिविधि इन कामों में बढ़ाई जाती है। अब आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में एसएमसी बन गई है, एसडीएमसी बन गई है, तो अब गुरुजी कुछ भी करते हैं उससे पहले 1000 बार सोचते हैं कि मुझे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। तो इसको हम कौन सा मॉडल बोलते हैं? सुधारवादी। इसमें नौकरशाही दादागिरी नहीं कर पाती, यहां क्या करती है नौकरशाही? दादागिरी। तो ये कौन सा मॉडल है? रशियन मॉडल है, ये सुधारवादी मॉडल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि समाजवाद अर्थव्यवस्था का क्या है? एक मॉडल है, जैसे पूंजीवाद है वैसे। कुछ लोग कहते हैं ये कुछ नहीं है, श्रमिक संघों की महत्ता बढ़ाने का एक तरीका है, कि अब पूंजीपति की बजाय किसकी चलेगी? लेबर यूनियन है उसकी चलेगी। कुछ कहते हैं ये है, और कुछ कहते हैं कि ये विचारों की एक निश्चित श्रृंखला है, वो अर्थव्यवस्था में भी, समाज में भी, संस्कृति में भी और राजनीति में भी काम करती रहती है। तो ये क्या है? एक आइडियोलॉजी। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एज ए क्या कर रहे हैं? आइडियोलॉजी। तो समाजवाद में श्रमिक संघों की महत्ता होती है, समाजवाद अर्थव्यवस्था का भी एक मॉडल है, और समाजवाद एज ए क्या है? विचारधारा भी।
मजदूरों के समूह है, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। समाजवाद एज ए आइडियोलॉजी। अब हम इसका जो देखेंगे वो डेवलपमेंट देखेंगे। अभी तक इतना ही पैदा हुआ, हमने इतना ही सीखा कि कई बार पूछते हैं कि समाजवाद में श्रमिक संघों की कोई महत्ता नहीं होती। महत्व होता है इनका बहुत ज्यादा, श्रमिक संघों का। समाजवाद है, ये जब अति कर जाता है तब ये राज्य पूंजीवाद में बदल जाता है। बताओ गलत है या सही है? सही है, ठीक है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है कि ये एक तरफ मार्क्सवाद, ऐसा नहीं करते, बीच में है समाजवाद। हाँ, लेफ्ट में रखते हैं। एक तरफ है मार्क्सवाद और दूसरी तरफ है उदारवाद, और इन दिनों के बीच में क्या पाया जाता है? समाजवाद। अब ये यही संकट है कि ये जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद है या नहीं है, ये बहस का मुद्दा है। तो ये तो ना बिल्कुल सिंपल सा मुद्दा, अभी थोड़ी देर में हमारे समझ में आ जाएगा। समाजवाद एक ऐसी बीच में पाई जाने वाली विचारधारा है जिसका झुकाव अगर मजदूरों की ओर, राज्य हस्तक्षेप की ओर ज्यादा होता जाता है तो ये किसकी ओर बढ़ने लगती है? मार्क्सवाद की ओर। और जब इसमें लोकतंत्र हावी होता जाता है, जब स्वतंत्रताएं बढ़ने लगती है, मानवाधिकार बढ़ने लगते हैं और वोटों की ओर झुकने लगता है, तो किस ओर जाता है? उदारवाद की ओर। कुल मिला के मार्क्सवाद और उदारवाद दोनों का मिश्रण कर दें तो क्या बनता है? समाजवाद। हम एक सिंपल सी थ्योरी करते हैं, समाजवाद है क्या? समाजवाद आर्थिक क्षेत्र में है, वो ज्यादा किसकी ओर झुका हुआ है? मार्क्सवाद की ओर झुका हुआ है। और राजनीतिक क्षेत्र में किसकी ओर झुका हुआ है? उदारवाद की ओर झुका हुआ है। तो राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक मार्क्सवाद, इन दोनों का मिलान क्या है? समाजवाद है। थोड़ी देर में अपने समझ में आ जाएगा। ये ना वोट के अधिकार को भी महत्वपूर्ण मानते हैं और ये रोटी के अधिकार को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कौन होते हैं? समाजवादी, जिनके लिए आर्थिक समानता भी महत्वपूर्ण है और जिनके लिए राजनीतिक समानता भी महत्वपूर्ण है, जिनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है और जिनके लिए विचार, अभिव्यक्ति, वोट और इनकी स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। तो यहां से इनके लिए है वो कल्याणकारी राज्य महत्वपूर्ण है, तो इनके लिए रात्रि प्रेरित राज्य भी महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में ये आर्थिक समानता लाना चाहते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद से इन्होंने क्या ली है? राजनीतिक समानता ली है। अब हम देखें कि समाजवाद से ही कहते हैं यहां से ये लेते हैं योजनागत विकास या नियोजित विकास। योजनागत कह लो या क्या कह लो, नियोजित विकास ले लेते हैं। यहां ये आर्थिक समानता ले लेते हैं। यहां से ये आवश्यकता आधारित वितरण ले लेते हैं। यहां से ये हस्तक्षेप ले लेते हैं। यहां सार्वजनिक स्वामित्व ले लेते हैं। पूंजी के ऊपर कौन सा स्वामित्व? सार्वजनिक स्वामित्व। और उद्योगों का संचालन किस लिए? बताओ, आप बताओ। उद्योगों का संचालन किस लिए करते हैं? लाभ के लिए, सेवा के लिए। वेरी गुड। यहां से ये उद्योग संचालन में क्या ले लेते हैं? सेवा ले लेते हैं। तो योजना बना के विकास किया जाएगा। योजना कौन बनाएगा? राज्य। प्लान्ड इकोनॉमी, 5 ईयर 10 ईयर प्लान जो भी है। आर्थिक समानता लाई जाएगी। गरीबी और अमीरी का क्या मिटाया जाता है? भेद। लोगों की आवश्यकता पूर्ति की जाती है। योग्यता की बजाय महत्वपूर्ण क्या हो जाती है? लोगों की आवश्यकता। हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि राज्य पूंजी के मामले में, बाजार के मामले में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। और स्वामित्व होता है वो निजी नहीं होता पूंजी पे, बल्कि कैसा हो जाता है? सार्वजनिक स्वामित्व हो जाता है। अब आ गया कि राजनीतिक उदारवाद से इसने क्या लिया। तो इसने राजनीतिक उदारवाद से ले लिया लोकतंत्र।
इसने राजनीतिक उदारवाद से ले दिया उदार अधिकार। यहां से ले ली इसने स्वतंत्रता। उदार अधिकार का तब कानून का अधिकार, विधि के समक्ष विचार अभिव्यक्ति, ये सारे। और किसको ले लिया उन्होंने? स्वतंत्रता को ले लिया। तो ये सारी चीजें, और इसमें मिक्स क्या कर दी कि ये जो है ना समाज के आगे पीछे बढ़ना है, ये राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना, वो किस पे आधारित होगा? योग्यता पे आधारित होगा। यहां से उन्होंने योग्यता ले ली, राजनीतिक योग्यता की चर्चा हम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र, ये व्यवस्था लोकतांत्रिक है, उदार अधिकारों पे बल है, स्वतंत्रता पे बल है और योग्यता के ऊपर बल है। ये ले लिया किससे? राजनीतिक उदारवाद से। ये हो गया समाजवाद। अब मूलतः तो है समाजवाद, ये इसको बोलते हैं समाजवाद। अब इसका डेवलपमेंट देखेंगे ना, तब इसके अपने को कई रूप समझ में आएंगे। ये ना कितने प्रकार का है। तो अपन बात पहले डेवलपमेंट देखते हैं कि कहां से कहां तक बढ़ गया, इसका ये रूप निर्धारित हो गया। अब समाजवाद, इस समाजवाद को कई बार अपन कौन सा समाजवाद बोलते हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं। जो सोशल डेमोक्रेट्स होते हैं, सामाजिक लोकतंत्रवादी होते हैं, वो इस समाजवाद का समर्थन करते हैं, जो ये धारा है। क्योंकि दूसरे को तो हम क्या बोल देंगे? जो इस तरफ झुका हुआ उसको तो हम सीधा ही क्या बोल देंगे? मार्क्सवाद बोल देंगे। क्योंकि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए क्या है? ये समाजवाद है। इसको कई बार लोकतांत्रिक समाजवाद बोल देते हैं। मार्क्सवाद जब ग्रोथ करता है तो उसका साम्यवाद एक उच्चतम पक्ष है। तो मार्क्सवाद कहां जाके रुकता है? साम्यवाद पे। और इसका जो पूरा ही इतिहास में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपको कहां तक पहुंचना है? साम्यवाद तक पहुंचना है। ये पहुंचने का मार्ग मार्क्स ने बताया है, साम्यवाद तक पहुंचने का। तो उसका एक मार्ग मार्क्स ने बताया है, एक मार्ग क्रोपोक्टिन ने बताया, एक प्रुंदो ने बताया है। लेकिन मुख्य मार्ग किसने बताया? मेन आदमी कौन है? वो मार्क्स है। इसलिए हम साम्यवाद और मार्क्सवाद को दोनों को क्या कर लेते हैं? वो कंबाइंड कर लेते हैं। हालांकि साम्यवाद तो प्लेटो भी बता के गया था, लेकिन कभी भी हम साम्यवाद को प्लेटोवाद नहीं कहते, साम्यवाद को कभी प्रुंदोवाद नहीं कहते, साम्यवाद को कभी बाकुनिनवाद नहीं कहते, इसको कभी स्टालिनवाद नहीं कहते। साम्यवाद को हम आमतौर पे कहते तो क्या कहते हैं? मार्क्सवाद कहते हैं। क्योंकि इसकी व्यापक वैज्ञानिक और विस्तृत व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। इसलिए साम्यवाद को किसके साथ जोड़ दिया जाता है? मार्क्स साथ। बाकी साम्यवाद तो प्लेटो का भी है, साम्यवाद है वो बाकुनिन का भी है, क्रोपोक्टिन का भी है, प्रुंदो का भी है। साम्यवाद अलग अलग प्रकार का, लेकिन झुकाव किसकी ओर है? तो साम्यवाद एक बड़ी चीज है, मार्क्सवाद उसका बड़ा पार्ट है साम्यवाद का। तो मार्क्सवाद और साम्यवाद पर्याय नहीं है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं? इनको पर्याय मान लेते हैं, क्योंकि मुख्य व्याख्या वही करके गया है। अब हम डेवलपमेंट देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ इसका। पहले हम देखते हैं शुरुआत से। ये हमें जो प्लेटो है उसकी पुस्तक है कौन सी? रिपब्लिक में दिखाई देता है। ये जो समाजवाद और साम्यवाद यहां दिखाई देते हैं। जब वो कहता है पूंजी के इनके जो अधिकार हैं वो नहीं होंगे किसको? शासक वर्ग को। तो वो पूंजी के समाजवाद की और बराबरी की चर्चा करता है प्लेटो। फिर ऐसी एक रचना 1516 के आसपास लिखी गई थी, यूटोपिया, जहां शोषण रहित एक समान आर्थिक समाज का एक वर्णन किया गया है थॉमस मूर के द्वारा। फिर ऐसी एक रचना 1700 कुछ में लिखी गई थी, न्यू अटलांटिस। फ्रांसीसी बेकन के द्वारा। फ्रांसीसी बेकन। अब आप याद करो, आपने ये कहां पढ़ा था? यूटोपिया, फ्रांसीसी बेकन की न्यू अटलांटिस, याद आ रहा है? ये आपने प्लेटो में पढ़ा था। हाँ, कि इस पे किसका प्रभाव है?
रिपब्लिक का प्रभाव, यानी ये यूटोपियन है, इसी काल्पनिक सी है, और एक समान आर्थिक समाज की चर्चा करती है जहां आर्थिक शोषण नहीं होता और आर्थिक भेद नहीं होता, बल्कि सारे लोग आर्थिक रूप से लगभग एक जैसे होते हैं। तो वो पढ़ा था आपने, प्लेटो, यूटोपिया, न्यू टैलेंट्स। इसमें हमें समाजवाद के शुरुआती दर्शन होते हैं। उसके बाद फिर एक मानवतावादी नैतिक समाजवाद उभरा, जिसको हम बोलते हैं नैतिक समाजवाद या नैतिकतावादी समाजवाद, एथिकल सोशलिज्म उभरा। एथिकल सोशलिज्म, इन्होंने फिर नैतिक आधार के ऊपर समाजवाद की चर्चा की कि समाज में जब बहुत खाई पैदा हो जाती है अमीर और गरीब के मध्य, तो जो गरीब होते हैं ना, वो नैतिक रूप से क्या हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। उनकी आवश्यकता पूर्ति होती है तो वो भूखे मरते रहते हैं। तो समाज में अनाचार फैलते हैं, अपराध फैलते हैं, शोषण फैलते हैं। तो अगर एक अच्छे नैतिक और सद्गुणी समाज का विकास करना है तो समाज में क्या लाया जाए, सोशलिज्म लाया जाए। तो सेंट साइमन जो कि फ्रांस का था, बाबेफ जो कि फ्रांस का था, ये चार्ल्स फूरियर जो कि फ्रांस का था, और रॉबर्ट ओवन जैसे लोग जो कि ब्रिटेन का था, अमेरिका में बस गया था रॉबर्ट ओवन। ये लोग 18वीं सदी के आसपास 1789 की फ्रांस की क्रांति और उसके बाद ये लोग कौन सा समाजवाद लेके आते हैं, एथिकल। ये नैतिक आधार के ऊपर एक अच्छे समाज, सद्गुणी समाज के विकास के लिए समाजवाद की चर्चा करते हैं। तो समाजवाद यहाँ नैतिकता लाने के लिए जरूरी है, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जरूरी नहीं है। लोग अच्छा व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक रहे, समाज में विद्वेष नहीं हो, कोई किसी का शोषण नहीं करे, कोई चोर लुटेरा डाकू नहीं हो भूखमरी की वजह से। तो ऐसे समाज के लिए एक एथिकल सोशलिज्म आता है, ये लोग लेके आते हैं इसको। फिर एक व्यक्ति आता है कि माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, वो क्या लेके आता है, वैज्ञानिक समाजवाद, और वो व्यक्ति है कार्ल मार्क्स और उसका दोस्त है एंजल्स। फिर वैज्ञानिक समाजवाद लेके आता है कार्ल मार्क्स। इसका डेवलपमेंट होता है, ये एथिकली रूप से, ये कोई स्वरूप नहीं बताते कि आएगा कैसे, लोग अच्छे हो जाएंगे, नैतिक हो जाएंगे, उनको समझाते हैं, उनका हृदय परिवर्तन करते हैं। तो ये कहते हैं कि व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन के द्वारा क्या आ सकता है, समाजवाद। नैतिक रूप से, तार्किक रूप से अगर समझाया जाए, जैसे कि अरस्तु प्लेटो वगैरह समझाया करते थे, तर्कपूर्ण तरीके से लोगों के मस्तिष्क परिवर्तन और एथिकली रूप से समझाया जाए तो लोग समझ जाएंगे, आ जाएगा। वो कहता है ऐसे नहीं आता कभी भी। आप किसी भी पूंजीपति को कितने एथिकली समझाओ कि तेरी वजह से शोषण हो रहा है, समाज में अशांति फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, वो नहीं मानेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, फिर उसको मारना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स का कौन सा समाजवाद आया, वैज्ञानिक समाजवाद आया। अब ये वैज्ञानिक समाजवाद आ गया जो कहता है कि समाजवाद का एक ही तरीका कामयाब होगा, वो कौन सा होगा, क्रांतिकारी और रेडिकल तरीका ही कामयाब हो सकता है। धीरे धीरे ऐसे काम हो नहीं सकते, समाज में बड़े परिवर्तन लाने के लिए झटके भी बड़े देने पड़ेंगे। तो ये क्रांतिकारी समाजवाद की चर्चा कर रहा है। ये जब ऐसी चर्चाएं कर ही रहा था तो एक और प्रकार का समाजवाद इसके साथ साथ विकसित हुआ आसपास ही, वो कौन सा था, संशोधनवाद। इस संशोधनवाद ने फिर क्या किया, दो चीजों को आपस में मिला दिया। इन्होंने एक तो आर्थिक समानता, शोषण विहीन समाज को मिला दिया। संशोधनवाद ने इस वैज्ञानिक समाजवाद का स्वरूप कैसा कर दिया, लोकतांत्रिक कर दिया कि संसदीय शासन व्यवस्था के तहत भी चीजों का राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है। जनता अपनी सरकार बनाएगी, वो जनता फिर श्रमिकों के हित में कानून बनाएगी और समाजवाद आ जाएगा। तब संशोधनवाद आया, इसने लोकतांत्रिक समाजवाद का स्वरूप तैयार कर दिया। और इसी को आजकल हम क्या कहने लगे हैं, समाजवाद कहने लगे। अब ये कहीं फेबियनवाद के रूप में आया, कहीं जर्मन समाजवाद आया, कहीं श्रमिक संघवाद आया, इस प्रकार से आया, कहीं यूरो साम्यवाद आया। इसको हम लोकतांत्रिक या संशोधनवादी समाजवाद बोलते हैं। संशोधन कर दिया गया मार्क्स की धाराओं में। तो ये डेवलपमेंट हुआ कि पहले ये आया,
फिर नैतिक समाजवाद की चर्चा हुई, जिसको अपन कई बार काल्पनिक भी कह देते हैं। फिर वैज्ञानिक समाजवाद आया, और फिर वैज्ञानिक समाजवाद में संशोधन करके क्या आया, संशोधनवादी समाजवाद आया। अब ये जो नैतिक समाजवाद है और संशोधनवाद है, इसको कभी हम सुधारवादी समाजवाद भी बोलते हैं, रिफॉर्मिस्ट या सुधार, इन दोनों को कर लो, एक ये और एक ये संशोधनवाद वाला। संशोधन किसमें, मार्क्सवाद में। इन दोनों को जो मिला देते हैं तो कई बार हम इस धारा को कौन सी धारा बोलते हैं, सुधारवादी धारा बोलते हैं। अब अगली जो हमारी चर्चा चलेगी, ये हमने सिर्फ डेवलपमेंट देखा है कि कहां से हम कहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक। वर्तमान में ये भी धारा चल रही है, उत्तरी कोरिया में, चीन में थोड़ा बिगड़ी बिगड़ी सी धारा चल रही है, ये भी चल रही है। और मूलतः कौन सी धारा चलती है, संशोधनवाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये धारा ज्यादा चली थी। ये ब्रिटेन में जो स्वरूप उभरा, और हमने कहा कि ब्रिटेन अब कल्याणकारी राज्य का क्या बन गया है, घर बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वहां ब्रेवरी रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, क्लीमेंट एटली की सरकार आ गई, लेबर पार्टी की सरकार आ गई, तो इस प्रकार के लोकतांत्रिक समाजवाद को लाया गया, संशोधित समाजवाद को वहां लाया गया। इसकी आज हम चर्चा कर ले। तो हमने डेवलपमेंट देखा, वो मुख्यतः दो प्रकार का देखा। एक था वैज्ञानिक समाजवाद, वो किसका है बताओ, कार्ल मार्क्स का और इनका है। और दूसरा है, वो है सुधारवादी समाजवाद। सुधारवादियों की कितनी धाराएं हैं, एक है एथिकल सोशलिज्म, नैतिक समाजवाद, और दूसरा है इवोल्यूशनरी या कौन सा समाजवाद, संशोधनवादी समाजवाद। इन सब की हम चर्चा कर लेंगे अलग अलग से। अब हमारी जो अगली चर्चा है वो घंटा भर हो गया क्या है, 50 है। चलो अगली बार आओगे तो इस घंटे 1.5 घंटे में क्या करते हैं, पूरे टॉपिक को ही कंप्लीट कर दें। चाय वाय पी के रेडी हो जाओ, फिर करते हैं शुरुआत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।